हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से 30 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। ऑलरेडी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं 10th क्वेश्चन तक असर्शन एंड रीजन, और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 11th क्वेश्चन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से हम डिस्कस कर चुके हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन एज वेल एज केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन है असर्शन, कॉपर वायर्स आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉपर वायर्स को ही यूज किया जाता है एज अ कनेक्टिंग वायर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा कॉपर वायर है, जो हमारा कॉपर है, वो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? हाई। कॉपर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो कैसी होती है? हाई। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है कॉपर की वो कैसी होती है? हाई होती है। दूसरी चीज, जो हमारा कॉपर है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि वो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होता, इट डज नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड, है ना। कॉपर हमारा क्या होता है? एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसीलिए हम कॉपर वायर्स को ही ज्यादातर एज अ कनेक्टिंग वायर्स यूज करते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि हमारा गिवन असर्शन कैसा है? बिल्कुल ट्रू। रीजन देखते हैं। कॉपर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जो हमारा कॉपर है उससे हम थिन वायर्स बना सकते हैं, थिन वायर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि गिवन रीजन यहाँ पर सही है। लेकिन क्योंकि हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पर रीजन जो गिवन है वो अपने आप में एक अलग ही स्टेटमेंट है, वो ट्रू है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें वो अपने आप में ट्रू है, लेकिन हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। देखते हैं 12th क्वेश्चन, असर्शन। The resistance of a copper wire varies directly as length and inversely as the square of the diameter। आपने पढ़ा होगा यार, ये तो 10th में भी पढ़ा होगा कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। अगर हम एक वायर यहाँ पर कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस अगर हम यहाँ पर ले लें, स्मॉल आर, है ना, और उसका डायमीटर हम ले लेते हैं ऐसे डी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम एरिया की जगह पर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा इस वायर का? पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हमारा जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू डी बाई 2 हाफ ऑफ द डायमीटर। और यहाँ से अगर हम एरिया लिखें तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, राइट। और यहाँ पर अगर हम इस रेजिस्टेंस वाले में डालें अगर, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाय एरिया की जगह पर हम डालेंगे वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा? पाई डी स्क्वायर, और 4 कहाँ आएगा? ऊपर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। और यही हमारे असर्शन में यहाँ पर हमको गिवन था। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। यानी कि हमारा जो गिवन असर्शन है वो कैसा है? बिल्कुल ट्रू। रीजन देखते हैं। बिकॉज द रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ये रीजन हमारा कैसा हो गया? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है इट वेरीज डायरेक्टली एज द एरिया, बट नहीं, एरिया जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है। देखो, रेजिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हमारा रीजन कैसा है? फॉल्स। असर्शन कैसा है? ट्रू। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3C, where assertion is true and reason is false। देखते हैं 13th क्वेश्चन, assertion। When cells are connected in parallel to the external load, the effective EMF increases। नहीं, effective EMF यानी कि net EMF जो होगा हमारा, net EMF जो हम सेल्स का निकालेंगे वो इंक्रीज नहीं होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेल्स हैं, है ना, हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से सेल्स जिसका EMF हम ले रहे हैं E ही। ठीक, ये सारे पैरेलली कनेक्टेड है एक्सटर्नल लोड से।
कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर 2 का एग्जाम्पल लेके चलें तो ये दोनों ही सेल्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोड से कनेक्टेड हैं, एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लोड R, और ये इन दोनों का ही EMF हमारा कितना है E, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं R, राइट। अब अगर हम यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला लगाएं तो आपने पढ़ा होगा नेट इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, नेट EMF निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आता है R नेट, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, कुछ इस तरीके से। और इसको अगर हम EMF की वैल्यू डाल करके सॉल्व करें तो हमारा जो नेट EMF यहाँ से निकल के आएगा, E1 की भी वैल्यू E है और R1 की भी वैल्यू R, E2 की वैल्यू भी E और R2 की वैल्यू भी R, यानी कि यहाँ पर अगर हम पुट करें तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो E अपॉन R प्लस E अपॉन R, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देखो R स्क्वायर अपॉन में 2R, राइट। और इधर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मिलेगा E कॉमन निकाले तो R प्लस R हमको मिलेगा 2R, और अपॉन में हमको यहाँ नीचे R इंटू R यानी कि R स्क्वायर मिलेगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है, R स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2R से 2R कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, नेट EMF हमारा क्या आ गया, एक ही सेल का EMF जो कि किसके बराबर है, E के बराबर। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है इंक्रीज, यानी कि गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, रीजन पढ़ते हैं। ऑल द सेल्स विल बी सेंडिंग करंट टू द एक्सटर्नल लोड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। सारे सेल्स जो है यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में, नहीं यार, अगर हमने बैटरी का टर्मिनल इस तरफ लिया है तो यहाँ से हमारा, और ये पैरेलली कनेक्टेड है ना, तो सारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ से हमारा I1 I2 और नेट जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, है ना। यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगा, है ना, सेम डायरेक्शन होगा, ना कि डिफरेंट डायरेक्शन होगा, यानी कि गिवन रीजन भी कैसा हो गया, फॉल्स। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डी, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देखते हैं 14th क्वेश्चन। असर्शन, a potentiometer of longer length is used for accurate measurement. एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए पोटेंशियोमीटर की लेंथ जो है वो बड़ी रखी जाती है ना, पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्गर लेंथ यूज किया जाता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। इसका क्या रीजन हो सकता है, आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी कि K, जो हमारा K होता है, दैट इज इक्वल टू V पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो ज़्यादा रखेंगे, है ना। अगर हमारी पोटेंशियोमीटर की लेंथ कैसी हो गई, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को ज़्यादा रखेंगे, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम। और हमारा पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है, हमारी पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है दैट इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब अगर हमारा K जो है वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि हमारा पोटेंशियोमीटर और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हमको रीडिंग देने वाला है। यानी कि अगर हमें पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाना है, यानी कि बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, जिससे उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया, यानी कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो हमको एक्यूरेट मेजरमेंट हमको देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि हमारा गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर अ पोटेंशियल मीटर, ये पोटेंशियल मीटर नहीं, ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्गर लेंथ विद अ गिवन सोर्स ऑफ EMF बिकम्स वेरी स्मॉल। हाँ, अगर हम पोटेंशियोमीटर की वायर की लॉन्गर लेंथ को यूज कर रहे हैं तो उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यहाँ रीजन में भी यही लिखा है, यानी कि हमारा गिवन रीजन भी कैसा है, बिल्कुल ट्रू, असर्शन भी ट्रू है, और हमारा रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A, वेयर असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। देखते हैं 15th क्वेश्चन, असर्शन। The EMF of the driver cell in the potentiometer experiment should be greater than the EMF of the cell to be determined.
जब हम क्या, हमारा पोटेंशियोमीटर पहली चीज़ तो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना, यानी कि दो ईएमएफ हम यूज़ करने वाले हैं, दो सेल्स हम लगाने वाले हैं। एक तो हमारा होता है सोर्स, है ना, जहाँ से हमारा नेट करंट आ रहा होगा, और दूसरा ईएमएफ हम लगाते हैं जिसकी हमें जो ईएमएफ है वो फाइंड करना हो, डिटरमाइन करना हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर रहे हैं टू डिटरमाइन द ईएमएफ, यानी कि दो हमको ईएमएफ यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। एक ईएमएफ होता है हमारा सोर्स ईएमएफ, है ना, और दूसरा वो हमारा सेल रहेगा जिसके लिए हमें ईएमएफ की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पर जो सोर्स होता है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अगर उसकी सोर्स की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, यानी कि हमको बैलेंस पॉइंट मिलने ही नहीं वाला है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन जो है वो हमको गैल्वेनोमीटर में देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इस वाले सेल का जो है ईएमएफ ज़्यादा हो गया, यानी कि वो तो करंट को क्या करने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा, यानी कि हमको नल पॉइंट कभी मिलने ही नहीं वाला। इसीलिए हमारा जो ड्राइवर सेल होता है या फिर हम बोले सोर्स सेल होता है, उसका ईएमएफ कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ द सेल टू बी डिटरमाइंड। गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, The fall of potential across potentiometer wire should be less than the EMF of the cell to be determined। ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो फॉल है पोटेंशियल का जो फॉल है अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब जितना पोटेंशियल फॉल कर रहा है उसकी वैल्यू लेस नहीं होनी चाहिए, किससे, उस ईएमएफ से जिसको हमें डिटरमाइन करना है। यानी कि आपने पढ़ा होगा, जब आप पढ़ रहे होगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल हमारा होता है वायर की लेंथ के अक्रॉस, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू के एल, है ना, के एल। और ये L1 हमारी ये जो लेंथ होती है ये हमारी क्या होती है, बैलेंस लेंथ होती है, जहाँ पर हमको नल डिफ्लेक्शन मिलता है गैल्वेनोमीटर में। तो ये जो पोटेंशियल होता है उस टाइम पर, ये जो पोटेंशियल होगा उस वायर के अक्रॉस, दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेस नहीं होना चाहिए, वो कैसा होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। अगर वो इससे कम हो जाएगा यानी कि हमको नल डिफ्लेक्शन फिर से मिलेगा ही नहीं। यानी कि गिवन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर असर्शन। Assertion: in series combination of electric bulbs, the bulb of lower power emits more light than that of higher। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो बल्ब हैं जिसमें इनकी जो पावर रेटिंग है वो कैसी है, अलग अलग है। एक में पावर रेटिंग कैसी है, ज़्यादा, दूसरे की पावर रेटिंग कैसी है, कम। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास सीरीज में दो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका पावर जो है वो कैसा है, अलग अलग। इसका पावर हम ले लेते हैं P1, इसका पावर हम ले लेते हैं P2, ठीक है। और ये दोनों ही कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर ये दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है यानी कि करंट इनका कैसा हो गया, सेम, है ना। आपने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल टू I²R। यहाँ पर करंट कैसा है, सेम, यहाँ पर करंट कैसा है, सेम, यानी कि वो बल्ब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हमको पावर कैसी देने वाला है, ज़्यादा, यानी कि उसकी ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस कैसा होने वाला है, ज़्यादा। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि यार इस फर्स्ट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा और सेकंड वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा पावर है वो फर्स्ट वाले का कैसा है, फर्स्ट वाले का जो पावर है हमको रेटिंग में गिवन होता है, बल्ब की रेटिंग में हमको पावर रेटिंग में लिखा होता है कि पावर और साथ में उसका वोल्टेज लिखा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा जो पावर है फर्स्ट वाले का वो कैसा है, कम। सेकेंड वाले का हम पावर अज्यूम कर लेते हैं वो कैसा है, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में ग्रेटर है, ठीक। और अगर हमें यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P करके, ठीक है। अब दोनों के लिए ही जो पोटेंशियल होता है वो कैसा रहेगा, सेम। दोनों ही वर्क करेंगे हमारे 220 वोल्ट के लिए, है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल हो गया यहाँ पर वो कैसा हो गया, सेम। यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि पावर, जिसका पावर यहाँ पर कैसा होने वाला है, कम, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा। इन दोनों बल्ब में से हमको जिसमें पावर रेटिंग में पावर कम दी हुई होगी उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा। करंट हमारा सेम जाएगा दोनों ही बल्ब में, लेकिन रेजिस्टेंस इन दोनों में से किसका हाई होगा, जिसकी पावर कैसी होगी, कम। इसीलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जिसका पावर कैसा होगा, कम, वो
उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा यानी कि वो जो पावर डेसिपेट करेगा वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझसे वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर फिर से पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली आप टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो गिवन असर्शन है वो कैसा है, बिल्कुल ट्रू। यानी कि जब हमारे दोनों बल्ब्स कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, तो पावर रेटिंग जिसकी कैसी होती है, कम होती है। जिस बल्ब की सीरीज में वो रेजिस्टेंस उसका कैसा होता है, हाई। और रेजिस्टेंस अगर हाई है यानी कि जो पावर डेसिपेट करेगा वो कैसा होगा, ज़्यादा। पावर डेसिपेट ज़्यादा करेगा, पावर कंजम्पशन उसका कैसा है, कम। पावर कंजम्पशन तो हमको दिया हुआ था। जैसे अगर हम यहाँ सपोज कर लें कि यार एक बल्ब है, उसका पावर कितना हो गया, 80 वॉट, है ना। दूसरा बल्ब हम ले लेते हैं जिसका पावर कितना हो गया, 100 वॉट। अब दोनों ही वर्क करेंगे 220 वोल्ट, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, पावर रेटिंग कहलाएगी। तो इस पावर रेटिंग को हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन फर्स्ट बल्ब एंड रेजिस्टेंस इन सेकेंड बल्ब। तो यहाँ पर अब जो बल्ब का रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा, उसमें हीटिंग भी कैसी होगी, ज़्यादा। यानी कि उसका जो ब्राइटनेस होगा वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते थे। तो गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल ट्रू। रीजन देखते हैं। द लोअर पावर वैल्यू इन सीरीज गेट्स मोर करंट देन द हायर पावर बल्ब। यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोअर पावर वैल्यू होगी जिसकी, उसको करंट ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरीज में है ना, सीरीज में हमारा करंट कैसा होता है, सेम होता है ना। दोनों बल्ब को करंट तो कैसा मिलेगा, सेम, बट उनका क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, उनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, अलग अलग है। इसलिए वो पावर जो डेसिपेट करेंगे या पावर जो कंज्यूम करेंगे वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So our correct answer for 16th is option number 3rd, that is C, where assertion is true and reason is false. देखते हैं 17th question, assertion. In parallel combination of electrical appliances, total power consumption is equal to the sum of powers of the individual appliances. जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें टोटल पावर कंजम्पशन जो है वो इक्वल होगी किसके, सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल अप्लायंसेस। देखो अगर हमारे दो डिवाइसेस हैं, है ना, जैसे कि हम दो बल्ब ले लेते हैं और दोनों बल्ब इस बार हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दो बल्ब हमारे पैरेलल में, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, सो हमारे दोनों बल्ब यहाँ पर कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से पैरेलली, ठीक है। अब फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R1, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं R2। तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, सो अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यार दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो तो कैसा होगा, सेम। जो दोनों को पोटेंशियल मिलने वाला है पैरेलल में, पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, पोटेंशियल का मल्टीप्लाई करें और पोटेंशियल के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, यानी कि v स्क्वायर यहाँ पर भी, v स्क्वायर यहाँ पर भी और p स्क्वायर यहाँ पर भी, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया v स्क्वायर का, ठीक। तो यहाँ से देखो v स्क्वायर अपॉन r, ये क्या बन गया, टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस जो पावर लेगा वो हो गया P1, यहाँ से सेकेंड बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा वो हो गया P2, यानी कि हमारा टोटल पावर जो है वो किसके बराबर आ गया, नेट पावर जो है वो किसके बराबर आ गया, P1 प्लस P2। यानी कि हमारा गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू। टोटल पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल अप्लायंसेस। जो अलग अलग अप्लायंस का पावर है P1 और P2, है ना, उनको अगर हम ऐड करें डायरेक्टली तो टोटल पावर हमको मिल जाएगा, पूरे जो दोनों बल्ब है उसका नेट पावर कंजम्पशन हमको मिल जाएगा। गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू। रीजन देखते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस ईच अप्लायंस इज सेम एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वर्किंग के लिए जो हमारा पोटेंशियल है, वोल्टेज जो है वो उनके अप्लायंस के क्रॉस कैसा होता है, सेम होता है। तो ऐसे ही तो हमने निकाला ना, पोटेंशियल कैसा था, सेम था, तभी तो हम यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सके, है ना। पोटेंशियल कैसा है, सेम, तभी तो हमारा जो पावर है वो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यानी कि गिवन असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज A, where assertion and reason are true and reason is the correct explanation of our assertion. देखते हैं 18th क्वेश्चन, assertion.
द करंट इन अ वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक वायर में जो करंट है वो किन की वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो यहाँ गिवन असर्शन कैसा है? बिल्कुल सही। रीजन पढ़ते हैं। करंट कैरिंग वायर शुड हैव नॉन जीरो चार्ज। जो हमारी करंट कैरिंग वायर है उसके पास नॉन जीरो चार्ज होना चाहिए, तभी उसमें करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं। करंट कैरिंग वायर मतलब कि उसमें यार अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कोई वायर है उसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, साथ ही साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। यानी कि हमारी वायर को अगर हम देखें तो यार वो तो न्यूट्रल ही है। यानी गिवन रीजन कैसा है? बिल्कुल फॉल्स है। ज़रूरी नहीं है अगर हमारी एक वायर है जिसके अंदर करंट कैरी कर रही है वो वायर, तो उसके पास कोई ना कोई चार्ज हो। नहीं, हमेशा हमारा जब भी हम एक वायर की बात करते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि वो तो उसकी वैल्यू कैसी होती है? जीरो ही तो हुई। नेट चार्ज उसके पास कैसा होता है? जीरो होता है। यानी कि गिवन रीजन यहाँ पर कैसा हो गया? फॉल्स। लेकिन असर्शन हम देखें तो बिल्कुल सही है कि यार एक करंट कैरिंग वायर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, है ना, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए यहाँ पर लिखा है ना डेफिनेट डायरेक्शन, इन केस आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, है ना। हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेफिनेट डायरेक्शन है। वरना इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे मूव करते हैं? रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डेफिनेट डायरेक्शन गिवन है इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सी, वेयर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। देखते हैं 19th क्वेश्चन। If the length of the conductor is doubled, the drift velocity will become half of the original value, keeping potential difference unchanged. इसको हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। क्या बोल रहे हैं? अगर लेंथ को हम डबल करेंगे, लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन अगर हमें निकालना हो, आपने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू अवनी, वेयर I इज करंट, A यहां पर क्या होता है? एरिया, V यहां पर क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N नंबर डेंसिटी और E हमारा होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखें तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू I अपॉन ANE, ठीक है। करंट को और पोटेंशियल हमें एक्सप्रेशन लाना है किसके लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोटेंशियल और लेंथ के लिए, राइट। सो यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ यूज करें, V इज इक्वल टू IR, सो हम I की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? V अपॉन R। सो इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, V पोटेंशियल अपॉन R, है ना, I की जगह पर पुट किया है, और ANE। तो यहाँ से देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गया एक्सप्रेशन में, पोटेंशियल आ गया एक्सप्रेशन में, लेकिन लेंथ अभी भी रह गई। तो लेंथ हम कहाँ से रख सकते हैं? हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया? रो एल बाय ए। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू पोटेंशियल वी अपॉन आर की जगह पर हम रख रहे हैं रो एल, ए पहुंच गया ऊपर और ए एन ई यहाँ नीचे, ए से ए कैंसिल, रो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट, एन हमारा नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कांस्टेंट, और ई हमारा क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, वो भी कांस्टेंट। तो यहाँ से ये तीनों ही टर्म्स कैसी हो गई? कांस्टेंट। यानी कि हमको एक फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, वो ये कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हमने पोटेंशियल को भी कैसा रख दिया? कांस्टेंट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, अब बोल रहे हैं कि अगर हमने लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो यार हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। और लेंथ को अगर हम डबल कर रहे हैं तो आप देख सकते हो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। यानी कि हमारा गिवन असर्शन कैसा है? बिल्कुल ट्रू, गिवन असर्शन इज ट्रू। रीजन पढ़ते हैं। At constant potential difference, the drift velocity is inversely proportional to the length of the conductor. सेम यही चीज हमारे रीजन में भी गिवन है, यानी कि हमारा रीजन कैसा है? बिल्कुल करेक्ट। So assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of our assertion. Therefore, our correct answer will be first option, that is A. अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है assertion.
इट इज एडवांटेजेस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेजेस। जो हमारा ट्रांसमिशन होता है हम हमेशा उसको हाई वोल्टेज से करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम गिवन पावर पे देखें तो पावर इज इक्वल टू VI होता है ना। अगर हम गिवन पावर की बात कर रहे हैं और वोल्टेज अगर हमारा कैसा है हाई, तो हमारा करंट कैसा हो जाएगा लो, है ना। अगर हम हाई वोल्टेज कर रहे हैं यानी कि करंट उस लाइन में कैसा हो जाएगा लो, है ना। सेम गिवन पावर की बात करें तो पोटेंशियल कैसा है हाई, तो करंट कैसा हो जाएगा लो। करंट को हम यहाँ पर लो रखते हैं क्यों? ताकि हीट यहाँ पर हीट लॉस कैसा हो, यहाँ पर कम हो। वायर्स में जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन वायर होती है, उसमें हीटिंग कैसी हो, कम हो और वहां पर कम एनर्जी यूज हो। ठीक, इसीलिए हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो हम हमेशा हाई वोल्टेज पे ही करते हैं, जिससे हमारा करंट जो है वो क्या हो जाए, कम। और अगर करंट कैसा होगा, कम होगा, तो हीट लॉस भी कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हीट लॉस रिड्यूस होगा यानी कि एनर्जी जो है वो अब हमारी वेस्ट ज्यादा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू। रीजन पढ़ते हैं, हाई वोल्टेजेस इंप्लाइज हाई करंट। नहीं, रीजन यहाँ पर कैसा हो गया, बिल्कुल फॉल्स। असर्शन यहाँ पर कैसा है, ट्रू, लेकिन रीजन यहाँ पर कैसा हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज इंप्लाइज हाई करंट। नहीं, अगर हम गिवन पावर की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कैसा है अगर हाई, तो करंट को कैसा रखना पड़ेगा, हमको लो रखना पड़ेगा। और करंट को अगर हम लो रख रहे हैं तो उससे एक एडवांटेज है हमारा कि हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगी। इसलिए हम हमेशा ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज ही यूज करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेयर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन।